नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं सतना से भारतीय जनता पार्टी के सांसद गणेश सिंह जी। गणेश सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। IND 24 में। गणेश सिंह जी, पार्टी का जब भी श्री गणेश होता है, वर्तमान जो चुनावी परिदृश्य है, लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें, नगरीय निकाय चुनावों की बात करें, उपचुनावों की बात करें, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लगातार जीत हासिल हो रही है। तो आप इसको शिवराज सिंह जी का जादू मानते हैं, मोदी जी की लोकप्रियता मानते हैं, या भारतीय जनता पार्टी की सर्वस्वीकार्यता मानते हैं? देखिए, 2003 के चुनाव जब हुए थे मध्य प्रदेश के, उस समय पर भारतीय जनता पार्टी की नीति और कार्यक्रम पर लोगों ने विश्वास किया था, भरोसा किया था, भारी बहुमत मिला था। फिर इसके बाद जब सरकार ने अपना काम शुरू किया, उमा भारती जी ने काम शुरू किया था, फिर बाबूलाल गौर जी आए, उन्होंने काम शुरू किया, फिर इसके बाद शिवराज सिंह जी ने जब काम शुरू किया, तो वो बहुत गहराई पर जा करके लोगों की हर दुख तकलीफ को समझ करके उसे दूर करने का प्रयास शुरू किया। धीरे धीरे वो लोगों तक पहुंच गए और लोगों का विश्वास उनके ऊपर टिकता चला गया। और तब से लेकर के आज तक जब जब चुनाव हुए, जो भी चुनाव छोटा हो बड़ा हो, निश्चित तौर पर उनकी लोकप्रियता का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। अभी पिछले 2014 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ, तो देश जिस मुकाम पर खड़ा था, लोगों में निराशा थी और देशवासियों को लग रहा था कि क्या कोई ऐसी सरकार आएगी जो देश को ठीक दिशा दे पाएगी। उस समय पर भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र भाई मोदी जी को अपना नेता चुना और जब उन्होंने देश भर में कैंपेन शुरू किया, तो लोगों को एक एक करके विश्वास होना शुरू हो गया। जहाँ जहाँ वो जाते थे, लाखों लाख लोग आते थे, उनको सुनते थे और उन्होंने जो घोषणा पत्र पेश किया था जनता के सामने, उसको ध्यान में रख करके लोगों ने अपार बहुमत दिया। पहली बार लोकतंत्र में देखने को मिला जब सारी सीमाएं टूट गईं, जाति की, बिरादरी की, धर्म की, मजहब की, भाषा की, क्षेत्रवाद की, सब सारी सीमाएं टूटी और अपार बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। ठीक जब से वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने जिस तरह से शुरुआत की थी, पड़ोसी देशों को बुला करके शपथ ग्रहण में शामिल सार्क देशों को, लोगों को बुलाया, पहली बार ऐसा देखने को मिला था आज़ादी के बाद। इसके बाद फिर पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते अच्छे मजबूत हुए। जो विकास का काम उन्होंने अपने हाथों में लिया था, जो देश के लोगों को ज़रूरत थी, एक एक करके अपनी सरकार की प्राथमिकताएं बताई और उसके आधार पर काम शुरू किया। और आज ठीक वही स्थिति हमारे पूरे देश में एक वातावरण बना हुआ है। अभी बिहार का चुनाव हो रहा है। नहीं, आपने बड़े पूरे वाक् चातुर्य से तीनों चीज़ों का समावेश कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन की भी अहमियत है, शिवराज जी की भी लोकप्रियता है, मोदी जी की भी सर्वस्वीकार्यता है। एक समय था कि लोगों को एक ज़रूरत महसूस हो रही थी बदलाव की, जनता हताश थी, निराश थी। बदलाव में मोदी जी के अंदर उन्होंने वो विकास का मसीहा देखा, बदलाव दिया, पूर्ण बहुमत दिया। अब जब से सरकार बने 1 वर्ष पूरा हो चुका है, बिहार के चुनाव में कहीं ना कहीं अब सरकार की साख पर मोदी जी के व्यक्तित्व पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा है। ये चुनाव कहीं ना कहीं दिशा और दशा तय करेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सर्वस्वीकार्यता वाकई देश में इस लेवल पर आ गई है, इस स्तर पर आ गई है कि अब कोई भी प्रदेश हो, कोई भी नेता हो, भारतीय जनता पार्टी के आगे टिक नहीं सकता। तो आपको क्या लगता है कि बिहार चुनाव में भी जिस प्रकार का आपका एक जो विजय अभियान चल रहा है, वो बिहार चुनाव में भी वो चलेगा? भारतीय जनता पार्टी सुशासन और विकास के मुद्दे को लेकर के चुनाव में जाती है, हर चुनाव में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। सबका साथ सबका विकास, ये जो नारा प्रधानमंत्री जी का है, सचमुच इसको उन्होंने सरकार में रहते पूरा किया है। लोगों को भरोसा हुआ है कि जो ये कह रहे हैं वो कर रहे हैं। बिहार जैसा राज्य जो बहुत पिछड़ा हुआ है, जब प्रधानमंत्री जी पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे में, चुनाव रैलियों में जब जाते थे, तो वो कहते थे कि मैं जब भारत को देखता हूँ तो एक भारत जो पश्चिम का भारत है वो मुझे संपन्न दिखता है, लेकिन जो पूर्वी भारत है वो बहुत करीब दिख रहा है। उसमें बिहार भी है, उसमें उड़ीसा भी है, पश्चिम बंगाल भी है, आसाम भी है, त्रिपुरा भी है। ऐसे जो राज्य हैं इनका भी विकास कब होगा? तो जो उन्होंने एक विजन दिया था और सरकार में आते 58,000 करोड़ का सबसे पहले पैकेज उन्होंने दिया। अभी जब बिहार में जब वो शुरुआत हुई विकास की, तब 1.25 लाख करोड़ का उन्होंने जो पैकेज दिया, तो इससे साफ जाहिर हो गया है कि वो डेवलपमेंट चाहते हैं। वहाँ के लोग भी चाहते हैं कि हमें
सरकार ऐसी चाहिए जो हमारी हर तकलीफ को दूर कर लेकिन सके। एक गठबंधन बनाम महागठबंधन, एक ध्रुवीकरण हो गया है, सारे लोग विरोध में आ गए, नीतीश, लालू, मुलायम भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लोकसभा के चुनाव में भी तो हम एनडीए हमारा एक साथ होकर के हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, आज भी एनडीए हमारा साथ है। नहीं, आप तो एनडीए के साथ, लेकिन जो एक एनडीए के विरोध में जो एक महागठबंधन, ये तो सब कुछ नहीं है, ये सब महागठबंधन है क्या? महागठबंधन कुछ भी नहीं बचा। उसमें लालू और नीतीश कुमार एक साथ है, मुलायम सिंह अलग हो चुके। उस महागठबंधन के हीरो तो मुलायम सिंह थे, और मुलायम सिंह को जब लगा कि एक महागठबंधन ये सब बकवास है, इसका कोई अर्थ नहीं है, और तो वो अपने आप को अलग कर लिए। आज दो दल एक साथ है, उसमें आरजेडी और जनता दल यू है। अब पूरी तरह से वो जनाधार खो चुके हैं। मैं एक बात कहूंगा जो नई बात होगी आपके लिए, नीतीश कुमार जी अगर अकेले चुनाव लड़ते तो निश्चित तौर पर वो कुछ ज्यादा मजबूत दिखते। लालू यादव जी के साथ उन्होंने जो चुनावी समझौता किया है, वो वैचारिक मतभेद के बावजूद उसके चलते पूरी तरह से नीतीश कुमार भी ओझल हो चुके हैं। अब सबको लग रहा है कि जिस तरह से लालू यादव बढ़ चढ़ करके बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी कुटिल नीति है कि अगर हम थोड़ा सा भी, अगर हमारी संख्या बढ़ करके आई तो नीतीश कुमार नेता नहीं होंगे, उनका बेटा नेता होगा। मेरे को ये लगता है कि अगर जहां तक मैं बिहार के चुनावों का मैंने विश्लेषण किया और जितनी मेरी राजनीतिक समझ है, लालू यादव जी के जो बयान है, वो जैसे ही उन्होंने बयानबाजियां शुरू की हैं, उन्होंने सबसे पहले सवर्णों को दुत्कारना शुरू किया। कहीं ना कहीं वो वोटों का ध्रुवीकरण करने की स्थिति में है, और ऐसा करने से कहीं ना कहीं नुकसान भी उनका होना है। तो वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो नीतीश कुमार जी को हराने के ज्यादा पक्षधर हैं, बजाय इसके कि वो महागठबंधन जीते। जैसे पूर्व में कहा, लालू यादव तुक्केबाज नेता है, तुक्केबाज नेता। जनता को कैसे मतलब भ्रमित करना, ये उनके स्वभाव में रहा शुरू से, आज भी वही काम कर रहे हैं। उनका कहीं भी आप किसी भी जगह पर बहस में न देखा होगा आपने कि उनका कोई मिशन है कि हम डेवलपमेंट चाहते हैं। वही उसी तरह की भाषा जो मैं बता रहा हूं, जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, जो भाषा पहले वो बोलते थे आज भी वही बोल रहे हैं। पहले का बिहार और आज के बिहार में फर्क है। नहीं, मुझे ये लगता है आज कि लोगों की सोच में भी अंतर आया। मुझे ये लगता है कि शायद नीतीश कुमार ये नहीं समझ पा रहे हैं, अगर आज नीतीश कुमार हारते हैं या महागठबंधन हारता है, तब भी लालू फायदे में, क्योंकि लालू यादव चाहकर भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते चारा घोटाले में। और अगर वो कहीं इसमें सरकार को फायदा पहुंचा देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा देते हैं, तो उन्हें एक आशा ये भी होगी कि सीबीआई से उपकृत हो जाए। आपकी आशंका सही है कि लालू यादव जी अपने परिवार को स्थापित करना चाहते हैं। उनको मालूम है कि उनकी राजनीति का बंद हो चुका है, उनके परिवार के लोग कैसे फिर से स्थापित हों, इसीलिए नीतीश कुमार जी से उन्होंने राजनीतिक समझौता किया, और ये कह करके कि आप नेता बनो और इन सबको साथ लेके चलो, जबकि बिल्कुल उनकी कुटिल चाल इसमें दिखाई पड़ रही। और आने वाले समय में ये बिहार के लोगों को देखेंगे, और मैं कहता हूं कि जो भी लोग उनके साथ जाएंगे वो पछताएंगे। एक कटु प्रश्न है, सीबीआई का दुरुपयोग हमेशा केंद्र सरकार करती आई है। पूर्व में इस प्रकार के आरोप लगे हैं, किसी ने कहा है कि कबूतर है, तोता है, ऐसा है वैसा है। सीबीआई का प्रभाव कहीं ना कहीं दिखता तो है कि केंद्र का प्रभाव रहता है। तो लालू यादव, मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि लालू यादव जिस प्रकार के बयान दे रहे हैं, वो महागठबंधन को बजाय विजयश्री दिलवाने के हार के कारण जरूर बनेंगे। तो कहीं उनको ये भी है कि अगर ऐसा उन्होंने कर दिया तो हो सकता है उन्हें कुछ चारा घोटाले में कुछ मोहलत मिल जाए, क्योंकि वो उनके जीवन की, राजनीतिक जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर वो उससे बरी हो जाते हैं। तो देखिए, सीबीआई के दुरुपयोग का जहां तक प्रश्न है, एक ही आम भाषा हो चुकी है। ये बात सत्य है कि जिस तरह से कांग्रेस की सरकार में सीबीआई का दुरुपयोग हुआ, हम लोग संसद में उन मामलों को उठाते रहे। सच बात है, कांग्रेस के स्वभाव में था, नेचर में था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस स्वभाव इस नेचर की नहीं है। मैंने प्रधानमंत्री जी के, नरेंद्र मोदी जी के सरकार का जो मैंने गुड गवर्नेंस देखा, जिस तरह से मैं अधिकारियों से, आज मैं जब जाता हूं केंद्र सरकार के किसी भी विभाग में, तो जब मैं वरिष्ठ अधिकारियों से मिलता हूं तो उनकी सोच अलग है। वो कहते हैं कोई दखलंदाजी नहीं, बस एक चीज का प्रधानमंत्री जी कहना है कि काम एकदम पारदर्शी हो, जनता और देश के हित में हो, किसी का इसमें कहीं भी कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। विवेक से काम करिए, देश के बनाए हुए कानून के साथ काम करिए, सरकार का जो विजन है और मिशन है उसके आधार पर आप निर्णय करिए। हमेशा ही कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते कभी सीबीआई का दुरुपयोग होगा, या कभी किसी के राजनीतिक लाभ उठाने की दृष्टि से हम किसी के ऊपर सीबीआई का अस्त्र चलाएंगे, शस्त्र चलाएंगे, कतई संभव नहीं है। ये मैं बहुत दावे के साथ कहता हूं। और एक भी प्रमाण अभी तक 15 महीने के सरकार में अगर कोई दे दे। आज यूएन में जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या बोल रहे हैं? वो पूछ रहे हैं कि मेरी सरकार के किसी भी मंत्रालय में, किसी विभाग में कोई भ्रष्टाचार का आरोप बताओ।
यूएन के लोग खड़े होकर के उनको ताली बजा करके वेलकम कर रहे हैं। सचमुच भारत नहीं, जैसे तो देश ये में जैसे भारत जैसे देश में इतनी पारदर्शी सरकार इतने कम समय में जब इतनी सारी व्यवस्था गड़बड़ा चुकी थी, इसके बावजूद भी ठीक के रखना ये बड़ी बात है साहब। जीरो और ये उनकी मेहनत का परिणाम है। जीरो टॉलरेंस की बात की उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में, लेकिन 3 बड़े सवालिया निशान खड़े हुए। एक वसुंधरा राजे सिंधिया के ऊपर, ललित मोदी जी को लेके, सुषमा स्वराज जी को ललित मोदी जी को लेकर, और खासकर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के ऊपर जो व्यापम का एक घोटाला उजागर हुआ। सीधे सीधे कहीं ना कहीं सरकार की अक्षमता उसमें सामने आई। बिल्कुल नहीं, इसको ठीक से डिफाइन करिए। मैं वही कह रहा हूँ। जहां तक सवाल ललित मोदी जी का है, ललित मोदी जी जब आईपीएल के मामले में सस्पेक्टेड हुए, उस समय पर सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी। वो चाहते तो उनके ऊपर फेरा का कानून लगा सकते थे, उनके सारे कानून के चलते उनको गिरफ्तार किया जा सकता था, ईडी का मुकदमा हो सकता था, सब कुछ हो सकता था, कुछ भी नहीं किया। वो विदेश चले गए, उनको जाने दिया गया। जब वहां पर उनकी पत्नी बीमार पड़ी, और वो पत्नी भारत की नागरिक है, और सुषमा स्वराज जी से जब ये यूके सरकार ने पूछा कि इनको वीजा देने का हमारे पास एक आवेदन पत्र आया है, क्या करें, तो सुषमा जी ने एक ही बात कही एज ए विदेश मंत्री कि यदि यूके की सरकार अपने नियम और शर्तों पर उनको वीजा दे रही है तो भारत और यूके के संबंध खराब नहीं होंगे। इसका अर्थ क्या लगाया जाना चाहिए कि इसमें करप्शन है क्या? और फिर दूसरा पक्ष है, एक संवेदनशीलता भी है, एक मानवीयता भी है। उनकी पत्नी भारत की नागरिक, उनके ऊपर तो कोई मुकदमा नहीं था, और अगर वो पुर्तगाल में जाकर के इलाज कराने जा रही हैं, वो 9 बार कैंसर का ऑपरेशन हो चुका था, इसके बाद वो अंतिम ऑपरेशन था उनका, चूंकि वहां के डॉक्टरों का कहना था कि यदि उनके परिवार के लोग नहीं रहेंगे, हो सकता है ऑपरेशन के समय पर हमें कोई बड़ा निर्णय लेना पड़े। उस नाते भी अगर उन्होंने ये कहा कि भारत और यूके के सरकार के संबंध खराब नहीं होंगे, ये अपराध नहीं है, इसको पॉलिटिकल स्टंट बना करके, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं वही तो कह रहा हूं, वो मेरे से आंखें नहीं मिला पा रही हैं। राहुल गांधी जी इसलिए कह रहे हैं कि पूरे 10 साल मैं तो संसद में था, और पूरे 10 साल हमने देखा कि जो सीएजी की रिपोर्ट आती थी करप्शन की, उसको लेकर के हम लोग वहां पर मामला उठाते थे। वो हमारे पास एक आधार था इसका, सीएजी का। उनके पास कोई इस तरह का आधार नहीं, तो उनको मौका मिला था। सुषमा जी पहली बार घेरे में आई हैं, सुषमा जी को घेर दो और फिर ये करा दो, ये सब झूठे आरोप थे। और अंत में जब बहस हुई तो मामला एकदम साफ हो गया। फिर तो एकदम एक जबान नहीं खुल पाई कांग्रेस की, कांग्रेस कोई आरोप तय नहीं करा पाई। वसुंधरा राजे का, जहां देखिए निजी रिलेशन उनके ललित मोदी के थे, और उस समय पर वो विधायक थी, उस नाते उन्होंने एक पत्र दिया था, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जहां तक उनके बेटे के साथ उनका कोई लेन देन का विषय था, वो बिल्कुल बैंक अकाउंट से पैसा निकला, बैंक अकाउंट में पैसा गया। इस बात को उनके बेटे ने, वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे ने इस बात को पूरी दुनिया को और देश को बताया। कहीं कोई आरोप मध्य प्रदेश के पटल पे, मध्य प्रदेश में जहां तक व्यापम का सवाल है, व्यापम सबसे पहले उजागर हुआ तो किसने किया? 2013 में इंदौर में जब परीक्षा हो रही थी, उस समय पर वहां के आईजी ने एक संदेश दिया पीएसक्यू को कि यहां पर कुछ ऐसे लोग परीक्षार्थी बनकर के बैठे हैं जो सचमुच वो नहीं है। तुरंत उन पर कार्रवाई की आदेश जारी हुए, वो मुकदमा उनके ऊपर लगाया गया, परीक्षा रोकी गई। इसके बाद फिर उसकी जांच चालू हुई, और स्वयं शिवराज जी ने वहां पर पुलिस दल गठित करके उनकी जांच शुरू कराई। और जब जांच शुरू हुई तो धीरे धीरे सारे मामले परत दर परत खुलते चले गए। और उन्होंने हाईकोर्ट में जब याचिका हुई, हाईकोर्ट के नेतृत्व में उन्होंने पूरी जांच कराई। और अभी जब वक्त आया कि जब मांग हुई कि भाई सीबीआई से जांच होनी चाहिए, तब सबसे पहले हमारी सरकार जाकर, कांग्रेस ये कह रही है कि ये जो सीबीआई की जांच है, उसकी जो संस्थापना है वो उसके जो धरने प्रदर्शन से, उसके विरोध की वजह से हुई है, अन्यथा सरकार के कानों पे तो जोर नहीं रहेगा। जी बिल्कुल गलत बात है। अगर सरकार चाहती तो उस मामले को दबा देती, बिल्कुल दबा देती, लेकिन सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं थी, शिवराज जी की कोई ऐसी मंशा नहीं थी। और शिवराज जी ने ये सोचे बगैर कि मेरी सरकार में इस तरह से किसी जगह पर अगर कोई क्ल्यू है, कोई गड़बड़ी है, तो मैं इसको दबाने के बजाय मैं इसको उजागर करूं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूं, तो उन्होंने किया, सख्त कार्रवाई किया। और न था तो मामला दब चुका था, कुछ भी नहीं होता, लेकिन उन्होंने खुद उजागर किया। लेकिन जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी लगातार व्यक्तिगत हमले करते रहे, मुख्यमंत्री को घेरने का प्रयास किया है लगातार इस पूरे मामले पर, आपको क्या लगता है कि ये शिवराज जी की छवि धूमिल करने का प्रयास है, या भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है उसको मुंह चढ़ाने वाली बात? देखिए, दिग्विजय सिंह जी की हालत तो वो हो गई है कि अब उनको मालूम है कि हमारे पास कुछ बचा नहीं,
और इस वजह से मध्य प्रदेश में चूंकि शिवराज जी के नेतृत्व की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सफलता पर सफलता अर्जित कर रही है, कैसे इनको बदनाम किया जाए, कैसे ये छोटे घर का आदमी है, कैसे इसको बदनाम किया जाए, कैसे इसको शिकंजे में कस करके इनको आउट कर दिया जाए, ये उनका षड्यंत्र है। ये उनका, मैं समझता हूं कि बड़े परिवार में रहने के कारण उनका जो एक राजनीतिक ये था कि मेरे अलावा दूसरा कौन, ये अहम की राजनीति जो उनके मन में थी, वो सोच रहे थे कि शिवराज जी को घसीट करके हम किनारे कर दें, लेकिन वो पूरी तरह से असफल हो चुके हैं। हाई कोर्ट ने, जहां पर ये याचिका में गए थे, हाई कोर्ट ने इनको नकार दिया, सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया। जब सारी जगह ये अपमानित हो चुके हैं कि इनके आरोप सब झूठे हैं, मनगढ़ंत हैं और ये किसी न किसी को फंसाने के उद्देश्य से कर रहे हैं, सबको जब समझ में आ गया तो मामला खुल गया। सीबीआई जिस प्रकार से जांच कर रही है और जो जांच एसआईटी ने की थी, दोनों में बहुत फर्क दिख रहा है। देखिए, सीबीआई की जांच पर हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो बहुत गोपनीय विषय है। भारत सरकार की एक बहुत स्वतंत्र संस्था है सीबीआई, जो मामले की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो रही है। मैं नहीं समझता कि आज कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो सुप्रीम कोर्ट को कह देगी कि हमारे कहने पर काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व पर सीबीआई जांच कर रही है। कोयला घोटाले में भी सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व पर कोयले वो जांच हुई थी, सीबीआई ने किया था, सब कुछ सामने आ गया। अगर इसमें भी है, हम तो चाहते हैं, हमारी पूरी सरकार चाहती है, शिवराज जी चाहते हैं कि इसका सच क्या है बाहर निकलना चाहिए, उसमें हमें कहीं कोई दखल नहीं, कहीं कोई रंज नहीं। तो 2000 भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए समाज में। आप अपनी राजनीतिक दूरबीन से 2018 में कांग्रेस को किस मुहाने पर खड़ा देखते हैं? कांग्रेस कह रही है बहुत कड़ा प्रतिरोध देने वाले हैं हम 2018 में, और जनता जो है बहुत त्रस्त है, सूखे से त्रस्त है, किसान परेशान है, आत्महत्या कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कृषि कर्मणा बोर्ड लेता है, किसानों की स्थिति खराब है, महिला अपराधों की स्थिति में अव्वल है। इस प्रकार का चरित्र चित्रण किया जा रहा है। 2013 का विधानसभा चुनाव हुआ, दूसरा प्रयोग 2014 का हुआ, फिर इसके बाद जितने चुनाव हुए स्थानीय इकाइयों के, जितने उपचुनाव हुए, सारे चुनाव तो हम लोगों ने जीता। नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सब तो हम लोग जीते। अभी फिर चुनाव होने वाले हैं, 3 बाई इलेक्शन है, एक लोकसभा का है, 2 विधानसभा के, उसमें भी वो धूल चाटेंगे। कहीं उनका कुछ आधार बचा नहीं। कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। नहीं तो जो ये प्रदेश अब वो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना जो मोदी जी ने देखा था, तो आपको क्या लगता है आप इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से ही करने वाले? मध्य प्रदेश तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का इतना मजबूत गढ़ है कि यहाँ कांग्रेस पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और ये संदेश पूरे देश में जाने वाला है। और कांग्रेस अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। कांग्रेस सिर्फ माँ बेटे की पार्टी बची है। सचमुच पूछिए किसी कांग्रेस के नेता का, आज लगता है आपको कि देश हित में कोई सोच है? किसी मुद्दे पर लगता है कि कोई देश हित के लिए सोचती? इतनी पुरानी पार्टी है, ये पूरी तरह से मिशन से हट चुकी है। मैं खुद बता रहा हूं, जब सुषमा जी का मामला इन्होंने उठाया पार्लियामेंट में, तो उनके पार्टी के जो सांसद उसमें आते थे बेल पर, हम लोग जब अलग मिलते थे, बातचीत करते थे, तो कहते थे कि भाई साहब फंसा दिया इन लोगों ने, उसमें कुछ भी नहीं है। ये जिद और माँ बेटी की जिद पर कोई दल चलते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक दल है। इसमें हमारे अंदर डेमोक्रेसी है, बाहर डेमोक्रेसी है। और जो दुनिया की आज सबसे बड़ी पार्टी हो चुकी हो, 11 करोड़ जिस पार्टी के सदस्य हों, आज उस पार्टी का एक मिशन है जो दुनिया में सब जगह जा रहा है। ये निश्चित रूप से अगर वैश्विक परिदृश्य की बात करें तो खूब ब्रांडिंग हो रही है भारत की, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब उस ब्रांडिंग को इनकैश कर पाना, उसको भुना पाना एक दूसरा मसला है। ऐसी ब्रांडिंग कई और मसलों पर भी हुई है। विदेश नीति के बारे में जितना मेरा अनुभव है, ब्रांडिंग एक अलग चीज है और उसके परिणाम निकल के आना एक दूसरी। ब्रांडिंग कहना मैं समझता हूँ आप लोगों के लिए ठीक होगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि फिर से भारत का स्वाभिमान और सम्मान कायम करना, ये बहुत बड़ी बात है। जिस देश की पहचान दुनिया में क्या हो गई थी, हम कितने गंदे देश हैं, कितने बेकार देश हैं, कितने गरीब देश हैं, हमारे स्कैम कंट्री के नाम पर हम जाने लगे थे। आज ये स्कैम घोटालेबाज देश है, ये ठीक है, दुनिया में, लेकिन आर्थिक रूप से क्या सुदृढ़ हुआ? आज दुनिया में जिस तरह से भारत का सम्मान बढ़ा है, स्वाभिमान बढ़ा है भारतवासियों के, आप किसी से पूछिए, सबको लगता है कि हमारा स्वाभिमान सम्मान बढ़ा है। तो ये अगर श्रेय किसी को मिलना चाहिए तो नरेंद्र मोदी जी को मिलना चाहिए। दुनिया में जाकर उन्होंने अपने देश की हकीकत बताई। हकीकत जिस तरह से गांधी जी जब जाते थे दुनिया में तो अपने देश की हकीकत बताते थे। कांग्रेस अभी उसी तरह से मैं बता रहा हूं आपको ना, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि जिस प्रकार से मोदी जी के इस पूरे सबका साथ सबका विकास जो आपने एक ध्येय वाक्य उनका पकड़ा है, लेकिन सबके साथ सबके विकास की बात करने वाले मोदी जी के ऊपर भी अभी हाल में ही कुछ एक घटनाएं ऐसी हुई दादरी में, जो कुछ भी हुआ निश्चित रूप से बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। उसके बाद मोदी जी ने उस पर कहा कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पूरे देश में भगवाकरण करने का प्रयास कर रही है, सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास कर रही है, और सबका साथ सबका विकास वाली बात इनकी दिखाने वाली बात है। जो अंदरूनी मामला है वो सब आरएसएस जी नहीं, एकदम गलत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहले दिन संसद में पहुंचे थे तो संसद की सीढ़ियों में उन्होंने दंडवत किया था। दुनिया ने को लगा ये क्या हो गया इनको, लेकिन जब संसद के भीतर जाकर के हम सांसदों को संबोधित किया तो उन्होंने जानते क्या कहा, ये इतनी बड़ी जवाबदारी इस देश की मुझे मिली है, भारतीय जनता पार्टी को मिली है। मैं 125 करोड़ लोगों को, चूंकि उन सब का यह लोकतंत्र का मंदिर है, मैंने उनको सबको प्रणाम किया है। उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, सारे लोग हैं, और सबको मैंने प्रणाम किया है कि मेरी जवाबदारी है कि मेरी सरकार मेरे रहते कभी भी कोई भेदभाव और पक्षपात काम नहीं करेगी। तो भगवाकरण का कहाँ विषय आ गया। उन्होंने सब कुछ कहा कि मैं जो कुछ कर रहा हूं सबके लिए कर रहा हूं। मैं एक उदाहरण देता हूं, आज 11 करोड़ लोगों के बैंक में जनधन के खाते खुले, 18 करोड़ हो गए। 18 करोड़ में कौन कौन नहीं है बताइए? क्या हिंदू भर है, क्या मुसलमाने भर रहे हैं, क्या सिख भर है, क्या ईसाई भर है? जो गरीब है इस देश का, सारी योजनाओं में उन्होंने सिर्फ गरीब मापदंड रखा है। कहीं भी उन्होंने ना तो इस तरह का जाति बिरादरी का कोई वजह रखा, कहीं कुछ नहीं। पहली बार लग रहा है कि सचमुच लोकतंत्र की सरकार ऐसी चलनी चाहिए जो सबके लिए हो, सभी क्षेत्रों में हो और सभी तरह का काम करती दिखाई पड़े। ये आज देखने तो फिर कैसे कैसे विदेश नीति बहुत अच्छी है, कोई दो राय नहीं है, सोच बहुत अच्छी है, कुछ योजनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो वर्तमान परिदृश्य जो आम आदमी है वो तो अभी भी हाशिए पर है, क्योंकि पेट्रोल डीजल सस्ता हो रहा है, 50 रुपए 60 रुपए पे आ गया है सारी चीजें, लेकिन दाल 160 रुपए किलो। देखिए, बिल्कुल सच बात है कि आज हमें खाद्यान्न फूड सिक्योरिटी है देश में, लेकिन हमने चिंता नहीं किया। हमने चिंता नहीं किया कि हमें कितना अपने को खाद्यान्न जरूरत पड़ेगी, कहाँ हम उसका भंडारण करें, कहाँ हम किसानों को प्रोत्साहित करके उसको उत्पादन बढ़ाएं। ये कोशिश देश में आज तक हुई नहीं। मैं बताऊं, इसीलिए मार्केट में फ्लक्चुएशन है। अब नहीं होगा। हमारी भारत सरकार ने इस बात को पूरी तरह से तय कर लिया। नई कृषि नीति हमारी आ रही है। हमने पूरी तरह से अध्ययन किया है कौन से इलाके में हम दलहन खेती करेंगे, कौन से इलाके में हम तिलहन खेती करेंगे, कौन से इलाके में हमें चावल उगाना है, कौन से इलाके में हमें गेहूं उगाना है। ये ऐसी कोई योजना आई नहीं। ना बिल्कुल आ गई है, वो सब काम भी चालू हो चुका है, इंटरनल आप देखिएगा। लेकिन इस वक्त हमारे देश में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि ये मौसम परिवर्तन जो हो रहा है, जलवायु हम हमारे साथ नहीं दे रही, और इसके कारण जो कहीं तो बाढ़ है तो कहीं सूखा है तो कहीं अन्य प्राकृतिक आपदाएं हैं जिसके हमारी फसल नुकसान हो रहा है। ये कारण है, लेकिन ये हमेशा रहने वाला विषय नहीं है। लेकिन ये जो कुछ 10 सालों से जो आप एक आरोप मढ़ते चले आ रहे हैं कि ये देश कुर्सी प्रधान देश हो गया है, ये देश सत्ता केंद्रित हो गया है, भ्रष्टाचार केंद्रित हो गया है, भ्रष्टाचार में सरोवर डूब गया है, सरकार कांग्रेस के ऊपर खूब आपने आरोप लगाए, तो ये तो तय है कि ये कुर्सी प्रधान देश तो है नहीं, ये देश तो कृषि प्रधान है। तो कृषि प्रधान जो सोच है वो अभी तक परिलक्षित हुई नहीं है 1 साल के अंदर। देखिए, कैसे नहीं परिलक्षित हुई, आप बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले बजट में कहा कि हम प्रधानमंत्री खेत सिंचाई योजना बना रहे हैं। पहली बार उन्होंने कहा कि हम हेल्थ कार्ड, सॉयल हेल्थ कार्ड बनाएंगे, हर किसान को देंगे। ब्याज दर में कमी कर दिया। फिर इसके बाद उन्होंने जो प्राकृतिक आपदा थी, प्राकृतिक आपदा में पहले 50% फसल को यदि नुकसान होगा तभी वो केंद्र सरकार की मदद का हकदार होगा। अब उन्होंने 33 कर दिया, और उन्होंने सूखा, पाला, बाढ़, ये सब सारी चीजें उसमें शामिल कर लिया। ये क्या कम मदद है? दूसरा, इधर कृषि के लिए एक नया टीवी चैनल उन्होंने चालू कर दिया ताकि देश दुनिया भर की जानकारी किसानों को हमें से मिलना शुरू हो जाए, ये उन्होंने चालू किया। और अभी एक फसल बीमा योजना हमारी चल रही है, राज्य सरकारों से बातचीत हो रही है, वो उनका जैसे पूरी तरह से सहमति हो जाएगी, हम इसी बार लाने वाले थे, लेकिन चूंकि हाउस चला नहीं है, लेकिन अगले इसमें जब हमारा नवंबर में और दिसंबर के बीच में जब हमारा सत्र चलेगा, मुझे पूरा विश्वास है कि देश के सामने एक नई फसल बीमा योजना होगी जिससे किसानों के फसलों के नुकसान का 100% भरपाई होगी। एक अंतिम प्रश्न आपसे, आपका क्षेत्र का प्रश्न। एक, आपने बतौर सांसद एक बहुत लंबी पारी खेली है, तो आपसे मैं एक निष्पक्ष सच्ची, आपको क्या लगता है कि वाकई में वर्तमान परिस्थितियों में जो आप काम पहले करते थे, पहले सरकारों के मध्य और अब मोदी जी के नेतृत्व में कर रहे हैं, तो क्या बेसिक क्या डिफरेंस आपको लग रहा है कि आप जो कर पाना चाहते हैं, जो आपकी सोच है जनहित की, उसको तुरंत रिस्पॉन्स मिलता है, इतना अच्छा प्रतिसाद मिलता है कि वो योजनाएं सोच से क्रियान्वयन में परिवर्तित हो जाती हैं? देखिए, संघीय व्यवस्था का देश है हमारा। कोई भी योजना केंद्र सरकार के सीधे किसी क्षेत्र में नहीं जा सकती, वो राज्य सरकार के माध्यम से जाएगी। भारत सरकार ने जितनी योजनाएं शुरू की है, मैंने अपने क्षेत्र में सारी योजनाओं को लाने का प्रयास किया। राज्य सरकार के थ्रू प्रस्ताव भेज करके मैंने काफी कुछ करा भी लिया, बहुत कुछ हुआ है। जो मेरी अपेक्षा थी, मैं उस अपेक्षा के अनुसार और जनता की अपेक्षा के अनुसार उसमें बहुत कुछ आगे निकल चुका हूं। और देखते देखते 6 महीने साल भर में आप एकदम नक्शा बदला हुआ दिखेंगे आप, और लोगों में एक संतोष और विश्वास भी है।
मैं आपको कहता हूं कि पहली बार एक विचारधारा की सरकार देश में है, मध्य प्रदेश और केंद्र में एक विचारधारा की सरकार है। जो काम हमारे शिवराज जी करना चाह रहे हैं वही काम नरेंद्र मोदी जी करना चाह रहे हैं, और लोगों की जरूरत वही है। तो हम लोग लोगों की जरूरत के अनुसार पूरे सारे लोग मिलकर के विकास का काम कर रहे हैं। और एक नया भारत बनेगा, अगर मैं अभी नया गांव बनेगा, नया शहर बनेगा, नया भारत बनेगा, और लोगों में एक अद्भुत विश्वास पैदा होगा। जो आज तक धीरे धीरे आजादी के बाद सरकारें बढ़ती चली गई, लेकिन जनता का विश्वास घटता चला गया। पहली बार लगा कि जनता का विश्वास अब सरकारों पर फिर से मजबूत हुआ, और एक भरोसा देने वाली सरकार है, काम करने वाली सरकार है, निष्पक्ष रूप से काम करने वाली सरकार है, कोई इधर उधर का ध्यान नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं, अंतिम बात आपको आप कर ही रहे हैं, मैं बता रहा हूं, पहला प्रधानमंत्री मैंने अभी तक देखा इतिहास में जो 24 घंटे में 18 घंटे 19 घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री, जिसका ध्येय एक हो, हमें देश बदलना है, जिसका ध्येय एक है कि दुनिया में हमें देश को ताकतवर देश बनाना है, सभी क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में ये प्रगति करने का समय की प्रतिबद्धता के चलते मैं यहाँ चर्चा जरूर समाप्त करूंगा। लेकिन गणेश जी, जिस प्रकार से आपने इस चर्चा का श्री गणेश किया और जिन मुद्दों पे आपने अपने विचार प्रस्तुत किए, उनका मुझे कहीं भी अंतिम सोपान तो अभी तक नजर नहीं आ रहा है। जो ये बिल्कुल तय दिख रहा है कि आप उत्साह और विश्वास से लवरेज हैं, आपका अपनी सरकार पर, प्रदेश सरकार पर पूरा भरोसा है। अब जनता का भरोसा आप कैसे जीतेंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा आगामी चुनावों में। अभी तक तो जनता आपके साथ है। इस पूरी चर्चा में आपने जितनी बेबाकी से, जितनी स्पष्ट और निष्पक्ष राय रखी, उसके लिए आपका कोट सा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।